यह वीडियो क्लास 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 को आप तभी देखें जब आपने पार्ट 1 देखा होगा, तभी आपको सब चीजें समझ में आएंगी। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इस कारण से मैं इसे आपको समझा रहा हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जब परिभाषा आप देखेंगे तो आपके बुक में तो एनसीईआरटी में कुछ अलग परिभाषा लिखा गया है, लेकिन और जगह यह परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। इस परिभाषा में हम लोग क्या देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और यही परिभाषा लगभग बहुत जगह आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये गलत है, इसीलिए मैंने इसको आपको समझाने का कोशिश किया कि ताकि आपको समझ में आ सके। तो हम लोगों ने शुरू में क्या देखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पर दो पदार्थों का बात किया जा रहा है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 हुआ तो इससे क्या बन गया, CO2। तो आप देख सकते हैं दो पदार्थ यहां पर मिल रहे हैं जिससे कि नए पदार्थ बन रहे हैं। तो एक या एक से अधिक, ये तो सही लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब आप शुरुआत देखेंगे तो यहां लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यदि यहां पर CaCO3 को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे CaO और CO2 बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे यह तो एक ही पदार्थ है, और जब ये एक पदार्थ है और इसी से नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है तब ये परिभाषा जो हम लोगों ने लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, तो यहां पर तो दो पदार्थ नहीं है, यहां पर तो ये एक ही पदार्थ है, इसलिए यह परिभाषा उतना सही नहीं है। आगे आपकी मर्जी। तो यहां पर मैं आपको एक अलग से परिभाषा समझा दे रहा हूं, इसको आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर आपके टीचर ने यदि ऐसे लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग बस इसको रासायनिक परिवर्तन से जोड़कर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिए, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 देखा है और उसके बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो अब तो आपको समझ में आ गया हो कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब हो गया कि पहले ये कुछ अलग पदार्थ था, अब ये नया पदार्थ बन गया। मतलब पहले कुछ अलग ये रसायन था और उससे फिर नया रसायन यानी कि केमिकल का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और इसी रासायनिक परिवर्तन को आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको जैसे स्कूल में बताया गया है वैसे ही आप इसके परिभाषा को लिख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि जब रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सीखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। तो पहले के वीडियो में मैंने आपको एक रासायनिक अभिक्रिया बताया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैग्नीशियम का रिबन होता है और उसको हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहां पर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है और उससे फिर नए पदार्थ बन रहे हैं। तो यहां जो पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो नए पदार्थ बन रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्पाद बोल रहे हैं। तो यहां पर दो परिभाषा आपको और सीखना होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। इसे मैं एनसीईआरटी से आपको सिखा दे रहा हूं। तो अभिकारक यहां पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो दोनों आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया उत्पाद। तो दूसरा है उत्पाद। तो उत्पाद को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों के अभिक्रिया के द्वारा होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। मतलब अभिकारक आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो अब आपने समझ लिया, यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है, जो अभिक्रिया कर रहा है पदार्थ, उसे हम लोग कहेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है नया पदार्थ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां अभिकारक क्या है? तो यहां अभिकारक है मैग्नीशियम और क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम और प्लस क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा मुझे लिखने में कितना समय लगा। तो यहां पर मैंने जो ये बात लिखा उसमें बहुत समय लगा, और मैंने क्या यूज किया? यहां पर शब्द को यूज किया। क्या यूज किया? शब्द को यूज किया। तो इस प्रकार से जो समीकरण हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। जो कि आपके एनसीईआरटी से सारा चीज मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो भी वर्ड्स हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां पर शब्द समीकरण का उल्लेख किया गया है, तो मैं बता रहा हूं आपको शब्द समीकरण। तो जब अभिकारकों और उत्पादकों को शब्द के द्वारा हम लोग दिखाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। लेकिन आपको ये वर्ड एक याद रखना चाहिए, समीकरण क्या होता है? तो आप जानते हैं, आपने मैथ में भी समीकरण को पढ़ा है। तो समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? एलएचएस और आरएचएस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चीजों को बराबर करके लिखते हैं एक एरो के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग एरो के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? अभिकारक को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। और इसको जब शब्दों के द्वारा हम लोग दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि आपको बहुत लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि इसको हम लोग फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग सांकेतिक भाषा का यूज करेंगे, या फिर बोलें कि इसको हम लोग, इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र का जो सांकेतिक रूप है उसमें यदि इसको लिखा जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे कि ये मैग्नीशियम है तो आप क्या लिख सकते हैं? Mg। ऑक्सीजन है तो O2 लिख सकते हैं। इससे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह क्या हो गया? यह सांकेतिक रूप में यहां पर रासायनिक सूत्र के साथ इसको लिखा गया है। तो अब नया प्रश्न आ गया कि ये रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो क्लास 9th में आपको पढ़ना था कि आखिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO क्यों लिखा गया। तो ये कब पढ़ना था? क्लास 9th में। यदि आपने 9th सही से नहीं पढ़ा है तो देखिए आपको 10th में कितना मुश्किल होगा। तो इसी कारण से ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्राइट, या फिर बोलूं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द को, यानी कि उसको रासायनिक सूत्र में परिवर्तित करना आपको आना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल है क्लास 10th। तो चलिए, ये तो आप जानते भी होंगे मुझे उम्मीद है, और नहीं जानते तो इसको आप याद कर लीजिए। तो जब अब हम लोग नया चीज पढ़ रहे हैं वह है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण का परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब अभिकारक आपने समझ लिया और उत्पाद भी समझ लिया, रासायनिक सूत्र समझ लिया, सांकेतिक रूप समझ लिया, मतलब मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O लिखेंगे, इस प्रकार से सांकेतिक रूप हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया जाए, उनको सांकेतिक रूप में लिखा जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो अभिकारक और उत्पाद को कैसे लिखना है?
उसके रासायनिक सूत्र को उपयोग में लाकर लिखना है, सांकेतिक रूप में लिखना है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो क्या रासायनिक समीकरण के बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानना है? तो ऐसा नहीं है। अभी ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको और भी चीजें इसमें समझनी है। तो चलिए, सबसे पहला चीज तो यह समझना है कि यह जो रासायनिक समीकरण है इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको जो स्पेशल हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। मतलब कि यहां पर अणुओं और परमाणुओं की संख्या में बहुत अंतर है। आप देखेंगे कि ये है अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद। तो यहां पर अभिकारक आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 यहां पर एटम है, यानी कि 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर 1 परमाणु है। इसका मतलब यह संतुलित नहीं है। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो यही संतुलित करना मैं आगे की वीडियो में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को या बोले रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो यहां सिंपली यदि हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां 2 यदि लगा दिया गया, यहां 2 लगा दिया गया, तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम यहां 2 है तो यहां भी क्या है? 2। ऑक्सीजन यहां पर 2 है तो ऑक्सीजन यहां भी क्या है? 2। तो इसको हम लोग कहेंगे अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अभी इसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले इसका नाम क्या था? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसको हम लोगों ने संतुलित कर दिया तो ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक मैंने आपको रासायनिक समीकरण को बताया था, यहां तक मैंने बता दिया कि कुछ होता है कंकाली रासायनिक समीकरण और कुछ क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या आप बता सकते हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप देख सकते हैं आयरन यहां 3 है, यहां भी 3 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है तो ऑक्सीजन यहां 4 है, हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 4 गुना 2 8 है तो यहां पर 4 गुना 2 8 है, मतलब ये संतुलित तो है। तो क्या रासायनिक समीकरण ये कंप्लीट है? तो इसका उत्तर है नहीं, अभी इसमें और कुछ कमी है। तो क्या कमी है? तो ये मैं एनसीईआरटी से आपको समझा दे रहा हूं। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्ण बनाने के लिए, मतलब इसको और सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी यहां पर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो भौतिक अवस्था क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था में है। तो इसके लिए आपको अलग से यहां पर बगल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि आयरन क्या है? यह है सॉलिड स्टेट में, यानी कि ये एस हम लोग लिख देंगे। सॉलिड आपको याद करना है, मतलब ठोस अवस्था में है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर H2O गैस अवस्था में है तो गैस यहां पर आपको G लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में, तो S लिखना पड़ेगा। ये हो गया गैस अवस्था में, और H2 भी क्या है आपका? गैसीय अवस्था में है तो G लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको समझाऊंगा कि कैसे और कुछ चीजों को लिखना है। जैसे यहां पर कुछ चीजों को बताया गया है, और इसके अलावा जब हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे तो उसके अलावा भी कुछ चीज को पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं कि जो गैस निकलता है उसको इस लाइन एरो से दिखाते हैं जो ऊपर की ओर चलता है। मतलब रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसमें हर एक चीज को आपको उसी में समाहित कर देना है, उसी में आपको बता देना है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, या बोले कि यह जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर कितना दबाव है उसको भी यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप को हम लोग दिखाएंगे, दाब को हम लोग दिखाएंगे, उत्प्रेरक क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उत्प्रेरक को हम लोग दिखाएंगे। तो सभी चीज को यहां पर दिखाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर क्लोरोफिल का उपयोग किया गया है, सूर्य का प्रकाश का उपयोग किया गया है तो इसको दिखाएंगे। यह कितना टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो उसको दिखाएंगे। तो यही हो गया ताप। यहां आप देख सकते हैं दाब को दिखाया गया है। उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्लेटिनम यूज किया जा रहा है तो उसको लिखेंगे।
तो यहाँ जो एरो आप देख रहे हैं इसी के ऊपर या नीचे हम लोग टेम्परेचर यानी कि ताप को लिख सकते हैं, दाब को बता सकते हैं, उसकी अवस्था को बता सकते हैं। तो सब चीज आपको यहां पर बताना होता है। तो यहां कुछ खास चीजें जो मैंने ऊपर बता रहा था, तो यदि आपको अवस्था बताना है तो गैस के लिए आपको क्या लिखना होता है, जी, ये आपको याद रखना है। यदि द्रव है, लिक्विड है, तो उसके लिए क्या लिखना है, एल, लिक्विड। यदि सॉलिड है, ठोस है, तो उसके लिए क्या लिखना है, एस। लेकिन दो तीन और जो आपको समझना है, एक्वस समझना है, एक्यू। एक्यू का मतलब क्या हो गया, जलीय घोल, मतलब उसमें जलीय घोल के रूप में वह है तो उसको बोलेंगे एक्वस। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग एक्यू, एक्वस लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं CO2 को यहां एक्वस लिखा गया है, H2O को यहां पर लिक्विड लिखा गया है। फिर आप C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसको किस रूप में लिखा गया है, इसको भी एक्वस के, AQ के रूप में लिखा गया है, मतलब ये जल में घुला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर H2O को लिक्विड लिखा गया है और O2 को यहां पर एक्वस लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें बगल में सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को लिखने पड़ते हैं। जैसे CO हो गया, गैस हो गया, H2 यहां यह भी क्या हो गया, यह भी आपका गैस हो गया, और यहां पर CH3OH ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इन सारे चीजों से आपको तो ये एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर गैस है और ये गैस है, इनके बीच में अभिक्रिया होने से लिक्विड बन जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब गैसों के बीच में अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर ये भी गैस है और ये भी गैस है और यहां क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, इनका अभिक्रिया हुआ तो वहां सॉलिड और गैस बन गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग यहां पर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को या बोलेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, और उसके बाद से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।